हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि दोस्तों आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों कुछ कारण की वजह से 2 दिन से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा होगा जो है कि सीटेट का है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों जीन प्याजे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक है जीन प्याजे। दोस्तों सीटेट में जीन प्याजे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है ना, जीन प्याजे से ज़रूर 2-3 क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जीन प्याजे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए जो आपके दोस्त सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्यों दोस्तों? उनको जो है कि यह वीडियो देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो लास्ट में देखने में अच्छा लगा हो तो दोस्तों क्या करिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो जीन प्याजे थे, ठीक है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका? संज्ञानात्मक जो है कि विकास का सिद्धांत दिया था। अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो जब से आपसे पूछे कि जीन प्याजे जो है कि किसका दिए थे, तो बताइएगा संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है दोस्तों, आज से पूछे कि जीन प्याजे कहाँ के रहने वाले थे, तो जीन प्याजे जो थे स्विट्ज़रलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के थे। और क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, जीन प्याजे एक स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना। फिर दोस्तों जीन प्याजे क्या थे? जीन प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक जो है परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। अर्थात दोस्तों जीन प्याजे का कहना है जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता अर्थात बच्चा जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो वह किसी भी वस्तु को अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है कि अच्छा है कि यह बुरा है बच्चा। ठीक है ना, जीन प्याजे का यही कहना है। फिर दोस्तों जीन प्याजे के अकॉर्डिंग अर्थात जीन प्याजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वह सक्रिय निर्माता होते हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अर्थात जीन प्याजे का कहना है दोस्तों, अगर कोई बच्चा है तो वह खुद से अपना ज्ञान क्या करता है? क्रिएट करता है। ठीक है ना, खुद से ज्ञान, वह बाहर के वातावरण से नहीं, खुद से ज्ञान ग्रहण करता है कि यह अच्छा है। मान लीजिए यह बच्चा हुआ, यह आदमी है, ठीक, तो जीन प्याजे का कहना है कि ये बच्चा जो है ये आदमी के बारे में खुद से ज्ञान ग्रहण निर्माता करता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, कैसा है, खुद बच्चा खुद ज्ञान निर्माता होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आता है प्याजे के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि प्याजे के अनुसार बच्चों की जो थिंकिंग होती है एडल्ट अर्थात जो बड़ों से जो है से प्रकार में टाइप में अलग होती है। अर्थात जो जीन प्याजे कहते हैं जो बच्चे होते हैं अर्थात जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके सोचने की क्षमता जो है अलग अलग होती है। ठीक, ना कि क्वांटिटी में। क्वांटिटी बोले तो दोस्तों जो बड़ों की सोच होती है और जो छोटों की सोच होती है। ठीक, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे सोचते हैं और जो बड़े सोचते हैं उनकी थिंकिंग में जो है कि क्या कि अलग अलग होती है, ना कि क्वांटिटी बोले तो उनका कहना है कि परिमाणात्मक अर्थात मात्रात्मक रूप से सोच उनकी जो है कि एक जैसी रहती है। ठीक है, बट उनका जो क्वांटिटी मतलब जो गुण होता है वह अलग अलग होता है। ठीक, जैसे बच्चा जो है कोई सोचेगा इसके बारे में, अच्छा भी सोच सकता है बुरा भी सोच सकता है, मगर सोचने की क्षमता वही रहेगी। बड़ा भी क्या सोचेगा वही सोचेगा, अर्थात जो सोचने की क्षमता होगी दोनों की सेम रहेगी, अर्थात जिसको बोलते हैं परिमाणात्मक अर्थात क्वांटिटी। ठीक है ना, क्वांटिटी सेम रहेगी अर्थात परिणाम जो होता है वह सेम रहेगा, बट क्वांटिटी जो होती है अर्थात जो गुण होता है उनका सोचने का वह अलग अलग होता है। ठीक है ना। फिर जीन प्याजे का जो है कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास का जो है कंसेप्ट वह बताए हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, उन्होंने कहा कि अनुकूलन अर्थात
एडेप्टेशन, ठीक है ना दोस्तों। सीटेट में हिंदी बड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना, उसका अंग्रेजी ज़रूर जानिएगा। दोनों मिक्स कर कर पढ़ेंगे तो परीक्षा में जो है एलिमिनेट कर कर कैसे करना है कर लेंगे, नहीं तो हिंदी पढ़ेंगे तो उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, जैसे प्रतिपुष्टि होता है, ठीक है, प्रतिपुष्टि मतलब दोस्तों होता है फीडबैक। अब इसका तो हिंदी जान ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स कर कर पढ़ा करिए सीटेट के लिए। तो हमारा पहला हो गया अनुकूलन, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है? जिन प्याजे के अनुसार कि वातावरण के अनुसार, ठीक है ना, अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, ठीक है ना। अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है, इसकी दो प्रक्रिया होती है, ठीक, कितनी? दो। अनुकूलन, ठीक है ना, अनुकूलन वातावरण के जो है कि अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या होता है? अनुकूलन कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, आप रहते हैं एमपी में, ठीक है ना, आपका राज्य है एमपी, ठीक, तो आप मान लीजिए यहाँ चले गए महाराष्ट्र या तो यूपी में, ठीक है ना। मान लीजिए आप चले गए कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक है ना, आप महाराष्ट्र समझ जाइए, आप चले गए महाराष्ट्र में। अगर आपके कल्चर, आपका एमपी का कल्चर, आपके रहने का कल्चर यहाँ अलग होता है, महाराष्ट्र का कल्चर जो होता है वह अलग होता है। मान लीजिए आप इस कल्चर से उठकर गए इस कल्चर में, तो अगर आप अपने कल्चर को छोड़कर इस कल्चर के अनुसार आप ढल गए तो इसी को कहते हैं अनुकूलन, ठीक है ना। अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाकर किसी कल्चर में ढल जाना, ये क्या कहता है? अनुकूलन कहलाता है, ठीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडेप्टेशन, ठीक। इसकी कितनी प्रक्रिया है? इसकी दो प्रक्रिया है। कौन कौन सी? तो पहला है दोस्तों आत्मसातीकरण अर्थात एसिमिलेशन, ठीक है ना। आत्मसातीकरण का मतलब होता है दोस्तों पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसातीकरण कहलाता है। अर्थात जो हमारे पहले से, मान लीजिए ये कोई चीज़ है, पहले से हमारे पास इसका ज्ञान है, ठीक, और फिर उसके साथ नया ज्ञान इसमें मिल गया, तो इन दोनों को जोड़ देना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। अर्थात पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा दूसरा समायोजन, ठीक, जिसको कहते हैं इकोमोडेशन, ठीक है ना। समायोजन किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान में क्या करना? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल जो है कि बिठाना समायोजन कहलाता है। अर्थात मान लीजिए हमारे पास कोई ज्ञान है पहले से, ठीक, और मान लीजिए यहाँ का वातावरण कुछ अलग है, तो इस जो हमारा पूर्व ज्ञान है इसको परिवर्तन कर दें, अर्थात परिवर्तन करके आप इस वातावरण के साथ क्या करें? रहने लगे, अर्थात तालमेल बैठाकर रहने लगे। क्यों? जो आपका पहले का कल्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिए, चेंज कर कर आप यहाँ रहने लगे, तो उसी को कहते हैं समायोजन। अर्थात जो हमारे दिमाग में पहले से ज्ञान होता है जो है उसका फिर क्या करें? किसी कल्चर में जाएं तो उसमें क्या करें? परिवर्तन कर दें, ठीक है, परिवर्तन कर कर वहाँ से तालमेल बैठा कर वहाँ पर रहने लगे। मान लीजिए जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति कहीं भी रहता है, कहीं जाकर वहाँ के कल्चर को सीख लेता है, ठीक, फिर अपना भी कल्चर रहता है उसके साथ साथ, फिर वहाँ का कल्चर भी रहता है। तो इसी को हुआ ना दोस्तों कि पूर्व विज्ञान को क्या किया? थोड़ा सा चेंज कर कर वहाँ के वातावरण में ढल गया, तो उसी को क्या कहेंगे? समायोजन कहते हैं, ठीक है ना। साम्य धारण, ठीक है ना, साम्य धारण या तो इसको बोलते हैं संतुलन, यहाँ ल रहेगा, संतुलन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है ना। इसका क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा जो है आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच क्या कर सकता है? संतुलन, ठीक है ना, संतुलन कायम करता है। अर्थात जो आत्मसातीकरण होता है, ठीक, और संयोजन होता है, उसके बीच बच्चा क्या करता है? जो है कि संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना। फिर दोस्तों आता है हमारा स्कीमा, ठीक है। स्कीमा का होता है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं, ठीक। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्म जात होती है। अर्थात जो स्कीमा होता है मानव और शिशु में क्या होता है? स्कीमा जो है कि क्या होती है? जन्म से ही रहती है, ठीक।
और स्कीमा उसे कहते हैं दोस्तों कि जो मानव दिमाग में पहले से कोई चीज़ स्टोर हो। मान लीजिए किसी को कुछ बनना है, तब उसका विचार करने लगेगा, वह थिंकिंग करने लगेगा, पहले से सोचने लगेगा, तो वह चीज़ उसके अंदर स्टोर हो चुकी है, तो उसी को कहते हैं स्कीमा। ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों संगठन। ठीक है ना। संगठन क्या है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हीं स्कीमाओं से जुड़ने को संगठन कहते हैं। पुनर्व्यवस्थित करना मतलब दोस्तों दोबारा उनको अच्छी तरीके से रखना। ठीक है ना। व्यवस्थित करना, उसी को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। ठीक। फिर दोस्तों जो पियाजे थे, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी 4 अवस्थाएं बताई हैं कि कैसे कौन सी अवस्था रहती है पियाजे। ठीक है ना। वेदी पेशी अवस्था। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसियर मोटर स्टेज। जो संवेदी पेशी अवस्था होती है वह 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक। इस अवस्था में बच्चा अपनी जो है इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अर्थात जब बच्चा को कोई टच करता है, महसूस होता है, तब उससे बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक। और इसमें जो होता है, और इसमें वस्तु स्थायित्व, ठीक है ना, अर्थात ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का जो है कि गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व यानी जो है कि दोस्तों बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अर्थात जब बच्चा 0 से लगभग 2 वर्ष की अवस्था में होता है, तो वह अपने दिमाग में क्या कर लेता है, वस्तु स्थायित्व मतलब दिमाग में किसी इमेज को क्या कर लेता है, मतलब बैठा लेता है। ठीक। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक, उसके सामने आप जो है कि चाबी यहाँ दिखा देंगे कि ये चाबी है। ठीक। दिखाकर आप चाबी कहीं छुपा दीजिएगा, तो वह बच्चा क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके इमेज में वस्तु की जैसी रहती है छवि जो है कि चाबी की, कि कैसे चाबी होती है कैसे नहीं है, वह उसके दिमाग में क्या कर लेता है, छाप बन जाता है। इसीलिए बच्चा क्या कर लेता है, उसे ढूंढ लेता है। ठीक। दूसरा स्टेज आता है हमारा दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों कितना, 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक। कितनी, 2 से 7 वर्ष। ठीक है ना। कितना, 2 से 7 वर्ष। दोस्तों 2 से 7 वर्ष में क्या होता है, यह क्रिया करने की पहली अवस्था है। क्या है, क्रिया करने की पहली अवस्था है। ठीक। अर्थात दोस्तों इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अर्थात बच्चा किसी भी सामान को क्या कर सकता है, देख सकता है, उसके बारे में समझ सकता है, बट कैसे करना है उसको नहीं पता रहेगा। ठीक है। और दोस्तों इस स्टेज में जो होता है, इस स्टेज में बच्चा जो है प्रतीकों, ठीक है, क्या ये दोस्तों प्रतीक रहेगा, प्रतीक अर्थात जो सिंबल का यूज जो है करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है। अर्थात जो साइकिल कैसे रहती है, उसके आगे 2 पहिए, 2 आगे 1 पीछे पैडल, कैसे हैंडल रहेगी, तो साइकिल शब्द का सुनकर क्या कर लेगा, उसके माइंड में क्या रहेगा, साइकिल शब्द की इमेज बन जाती है। ठीक। और दोस्तों इस स्टेज में जो है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार रहता है, अर्थात गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है लक्ष्य का। ठीक। दोस्तों इसमें जीववाद, ठीक है, एनिमिज्म, अर्थात जब बच्चा, जीववाद का मतलब होता है दोस्तों जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अंतर नहीं कर पाता, उसी को हम कहते हैं जीववाद। अर्थात दोस्तों मान लीजिए कोई 2 से 7 वर्ष का बच्चा है। ठीक। वह यहाँ दीवार है, ठीक, यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर बच्चा है, वह खेलते 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 जब दीवार से लड़ जाता है तो वह रोने लगता है। ठीक। तो आप जाकर उसे जो है कि संतुष्टि दिलाने के लिए दीवार को 1 से 2 बार मार कर कहते हैं क्यों मार दिए, तो बच्चा संतुष्ट हो जाता है कि दीवार ने हमको मारा, अब इसने मार दिया। अर्थात क्या होता है, बच्चा खुश हो जाता है कि दीवार को भी हमने मार दिया। बट बच्चे को ये नहीं पता दीवार क्या है, दीवार से नहीं हमको घाव लगी, हम जाकर उसमें लड़े। अर्थात तो सजीव और निर्जीव का क्या कर सकता है, अंतर नहीं कर पाता है, इसीलिए वह सोचता है कि दीवार उसको मार दिया।
अर्थात बच्चे का क्या होता है, जीववाद का जो है एनिज्म जो है कि उस समय विकसित नहीं रहता है। ठीक। दूसरा दोस्तों अहम केंद्रित, ठीक, इकोसेंट्रिज्म, अर्थात जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है। अर्थात अहम केंद्रितता मतलब दोस्तों क्या होता है, बच्चा सोचता है कि जो वह सब कुछ कर रहा है वह सब कुछ क्या है, ठीक है। उसको दूसरों की बातें क्या होती है, अच्छी नहीं लगती है, तो दूसरों की बात नहीं सुनता है। ठीक है ना। कितने 2 से 7 वर्ष की अवस्था में वह सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ क्या है, ठीक है। दोस्तों फिर आता है अपलट टापी, अर्थात इसका मतलब होता है दोस्तों इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं अर्थात समस्याओं आदि को क्या कर सकता है, उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। ठीक है। अर्थात मान लीजिए 4 + 6 दोस्तों 10 होता है। अब फिर दोस्तों इसी के अंक को पलटकर 6 + 4 कहेंगे तो बच्चा 10 नहीं बता पाएगा। अर्थात वह क्या कर पाता है, उसमें उलटने की जो संख्या रहती है उसकी प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं आ पाती है। फिर उसके अंदर भार की प्रवृत्ति नहीं आती है। फिर दोस्तों आता है जैसे इसमें मुद्रा, संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम, निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की जो है कमी रहती है, अर्थात इस अवस्था में नहीं रहती है। कितनी दूरी है, अर्थात ये 10 किलोमीटर है, यह बच्चा नहीं जान पाएगा। कितने केजी की है, कितनी ऊंचाई है, यह सब क्रम की निर्धारण की योग्यता उसके अंदर क्या होती है, नहीं आती है। ठीक। फिर आता है दोस्तों केंद्रीकरण, ठीक है ना, सेंट्रिजन, अर्थात एक समय में किसी एक वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात कोई एक ही समय में किसी एक ही वस्तु के ऊपर केवल विशेष ध्यान देने की प्रवृत्ति क्या आती है, उसके अंदर नहीं आ पाती है। ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों संरक्षण। ठीक है। संरक्षण अर्थात जो है कि अगर किसी वस्तु की साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। अर्थात दोस्तों जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के रहता है, अर्थात उसमें क्या करता है, परिणाम में कोई अंतर ना कर दिया जाए तो बच्चा नहीं समझ पाता। मान लीजिए दोस्तों यह गिलास हुआ, ठीक, गिलास में मान लीजिए 1 लीटर दूध भरा हुआ है इतना। ठीक। अब यही चीज़ के दोस्तों ले लीजिए थोड़ा सा जो कि लंबा बर्तन, कटोरी उटोरी या कोई और ले लीजिए। अब इसमें क्या हुआ, 1 लीटर दूध इसमें भर देंगे। ठीक। अब दोस्तों पूछेंगे बच्चे से कि आप कौन सा लेंगे, तो बच्चा लेगा कौन सा, गिलास वाला। क्यों, गिलास में वो क्या है, ज़्यादा दिख रहा है और इसमें कम दिख रहा है। जब यही चीज़ होता है दोस्तों कि बच्चा क्या कर सकता है इसमें कि सेब जो है कि सेब बोले ना दोस्तों, सेब और आकार में क्या कर देना, चेंज कर देने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, तो बच्चा क्या कर सकता है, समझ नहीं पाता है कि इसमें भी 1 लीटर दूध है और इसमें भी 1 लीटर है। ठीक। वह इसमें परिणाम में अंतर नहीं समझ पाता है। ठीक है ना। इसीलिए आप छोटे बच्चों को जब भी बड़े गिलास में दूध देंगे तो वह बड़ा वाला चूज़ करता है, छोटे वाले को नहीं। क्यों, क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि दोनों में दूध बराबर है। ठीक है ना। उसमें यह चीज़ प्रवृत्ति नहीं आ पाती है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों क्रमबद्धता, अर्थात जो क्रमबद्धता मतलब दोस्तों इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। अर्थात दोस्तों यह कोई बुक है इतनी बड़ी, कोई इतनी बड़ी, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा। ठीक। तो अब दोस्तों इसको बोलें कि सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर बड़ा, बड़ा क्रम में रखने की प्रवृत्ति जो दोस्तों रहती है आरोही क्रम या आरोही क्रम में, यह दोस्तों क्या करता है, बच्चा का क्रम में रखने की प्रवृत्ति क्या होती है, नहीं रख पाएगा। एक बार वह बड़ा रखेगा, छोटा रख देगा, बड़ा रख देगा, छोटा रख देगा। उसको समझ में नहीं रहता कि सेब और आकार में क्या, आकार में चेंज है। इस तो ये वस्तुओं को क्या कर सकता है कि एक क्रम में नहीं रख पाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब आता है दोस्तों हमारा कि कौन सा, अब आता है हमारा दोस्तों तीसरा। ठीक है ना। यह हमारा तीसरा है दोस्तों। ठीक। हमारा तीसरा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं कंक्रेटिव ऑपरेशनल स्टेज, जो जबकि दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवस्था की रहती है, उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या करता है दोस्तों, तो इस अवस्था में बच्चा जो है सामने रखी हुई चीज़ों को क्या करेगा, देखकर सब कुछ कर सकता है और उन पर क्या कर सकता है, चिंतन अर्थात थिंकिंग, ठीक है, कर सकता है।
या कोई सामान रखी हुई है, तब बच्चा इसके बारे में देख कर क्या कर सकता है, सोच सकता है कि यह चीज़ रखी हुई है, क्यों रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, इसके बारे में क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है। ठीक, अर्थात दोस्तों जो यह अवस्था रहती है, इस अवस्था में जो है कि बच्चा अब पलट टापी अर्थात 4 + 6 + 10 होगा दोस्तों, 6 + 4 कर कर पूछेंगे 10, तो ये सब बुद्धि आ जाती है कि इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10। इसी तरह जीववाद अर्थात निर्जीव और सजीव में क्या कर सकता है, अंतर कर पाता है। ठीक, मुद्रा जान सकता है, कितना भार है, संरक्षण, क्रमबद्धता अर्थात क्रम रखने की योग्यता आदि का कंसेप्ट जो का गुण जो कि बच्चे में आ जाता है। कब, जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, फिर दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है, बच्चों को आगमनात्मक तर्कड़ा तथा हाइपोथेटिकल थिंकिंग दोस्तों। ठीक, मतलब दोस्तों यह जो होता है भी इस अवस्था में आ जाती है। कितने, जब बच्चा 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था में रहता है तो यह हाइपोथेटिकल थिंकिंग उस बच्चे में आ जाती है। यानी दोस्तों जब बच्चा उदाहरण के ऊपर क्या करे, आधारित होकर क्या करे, तर्क करने लगे। ठीक है, कोई बच्चे के जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा है, उसको कोई उदाहरण दे दिए, उस पर क्या करने लगे, तर्क करने लगे अर्थात हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगे, तो समझ जाइए बच्चा क्या कर सकता है, तर्क करने लगता है। तो वह बच्चा कितना, 7 से 11 वर्ष का है। ठीक, जैसे बच्चे से आप पूछेंगे कि पेड़ जरूरी है या नहीं, तो बच्चा जवाब देता है हाँ हमारे लिए। बच्चा क्या कर सकता है, हम कहेगा हाँ हमारे लिए, बच्चा कहेगा, आंसर देगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। आप कोई उदाहरण देंगे बच्चे से जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा रहेगा कि आपको पेड़ जरूरी है कि नहीं है, तो बच्चा ज़रूर कहेगा कि हाँ ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि मुझे उससे ऑक्सीजन मिलती है। अर्थात बच्चे की सोचने की जो क्षमता रहती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाती है, इसीलिए वह बता पाएगा कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए मुझे ज़रूरी है। ठीक, फिर चौथी अवस्था हमारी आ जाती है दोस्तों, क्या हमारी चौथी अवस्था है जो है, ये हमारी चौथी है, जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अर्थात दोस्तों फॉर्मल स्टेज जो है 11 से जो 15 वर्ष की अवस्था होती है उसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कितने, 7 से नहीं दोस्तों 11 से 15 वर्ष। कभी काल परीक्षा में आ जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष, 7 से 11, 0 से 2, 11 से 15। तो आप बताएंगे 11 से जो 15 वर्ष की रहती है उसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था रहती है। ठीक दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या रहता है, यह जो होता है संज्ञान, ठीक है ना, यह संज्ञान जो होता है, ठीक, यह संज्ञान रहेगा। यह संज्ञान की सर्वोच्चम अवस्था अर्थात कॉग्निटिव की क्या होती है, यह सबसे उच्चम अवस्था होती है। ठीक दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब दोस्तों किसी चीज़ के बारे में बिना देखे हुए, वस्तु के बारे में क्या करे, बिना यह देखे हुए क्या करे, इसमें विचार करने लगे, थिंकिंग करने लगे। ठीक है ना, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, फिर वो छिप जाएगा तो बच्चा थिंकिंग करने लगेगा सर कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं, ब्लैक टी शर्ट या जो भी पहने थे फलाना ढेकाना, तो उसके बारे में क्या करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज़ वस्तु बिना देखे हुए उसके बारे में थिंकिंग करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो यह बच्चे को 11 से जब 15 वर्ष की अवस्था में रहता है बच्चा, तब उसको आ जाता है। ठीक, फिर दोस्तों इसमें आता है निगमनात्मक तर्कड़ा। निगमनात्मक तर्कड़ा जो होता है दोस्तों, इसमें बच्चा को नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। क्या, पहले दोस्तों क्या बताएंगे, नियम, जैसे मैथ में नियम रहता है बोर्ड माउस का, ठीक है, क्या करना, गुणा करना, भाग करना, जोड़ करना। तो पहले गुणा, फिर दोस्तों भाग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़। तो नियम के ऊपर क्या कर सकता है, तर्क करने लगता है। कब, जो है दोस्तों 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, इसको बोलते हैं निगमनात्मक तर्कड़ा। ठीक है ना, जब नियमों के ऊपर तर्क करने लगे। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे जो थे, जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, ठीक है ना, जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना हुई थी दोस्तों कि पियाजे ने जो मानसिक विकास के अवधारणा को क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। ठीक है ना, क्या कहा है, अपरिवर्तनशील बताया है। लेकिन उन्होंने कहा है दोस्तों कि अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है, वह अपनी अवस्था से अधिक सीख सकता है।
क्यों जीन पियाजे बोले हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 7 से 11 वर्ष की है, ठीक है, उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा वातावरण दिया जाता है, तो उसकी क्षमता 11 से 15 साल के जो बच्चे रहते हैं उसकी क्षमता जो है कि इतनी हो जाएगी। कैसे? जब उसको अच्छा जो है कि वातावरण दिया जाएगा तब, ठीक। और दोस्तों अब परिवर्तनशील का मतलब होता है जो बदला जा ना सके, अर्थात जो जीन पियाजे का सिद्धांत था दोस्तों, पहले जो संवेदी, ठीक है ना, ठीक है, फिर मूर्त, फिर अमूर्त जो था, 4 अवस्थाएं थी, ठीक है ना, उनको क्या बताया गया? अपरिवर्तनशील, मतलब कि उसको बदला नहीं जा सकता, ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। इसी के सिद्धांत की क्या होती? प्याजे साहब की आलोचना हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। प्याजे हमारा जो था, प्याजे साहब से उनका कंसेप्ट आज हमारा क्लियर हो गया, ठीक। तो इस वीडियो को जरूर से ध्यान दीजिएगा, इसमें सारी थ्योरी आपको समझाई गई है, ठीक। आप लोगों को लगभग 5 दिन और चलेगा, 5 दिन में सारा CDP का थ्योरी आपको खत्म हो जाएगा। जब आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो आपका पे बाई क्वेश्चन चलेगा। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे अच्छे से तो पे बाई क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि हमारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।